हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान कल 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा और कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। प्रियंका गांधी घोषणा पत्र जारी करेगी जिसका नाम उन्नति विधान रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा और कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। प्रियंका गांधी उन्नति विधान से घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है और सुबह 10:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। सुबह 10:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी, शिवराज कैबिनेट की बैठक, और इसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आज 10:30 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। MPPSC 2019 के रिजल्ट को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। हाईकोर्ट जज बनने से पहले कौरव प्रदेश के महाधिवक्ता की हैसियत से PSC परीक्षा से जुड़ी इन याचिकाओं पर सरकार की तरफ से पैरवी कर चुके थे, लिहाजा अब उन्होंने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। ऐसे में प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अपनी ऐसी बेंच में तय की है जिसमें जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव शामिल ना हो। चीफ जस्टिस ने याचिकाओं पर 10 फरवरी को सुनवाई तय की है और मामले पर राज्य सरकार और MPPSC को 10 फरवरी से पहले हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है। आज जवाब पेश किया जा सकता है और हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने के नियम को चुनौती दी गई थी। MPPSC 2019 के रिजल्ट को लेकर आज सुनवाई होगी। हो सकती है आज सुनवाई, क्योंकि 10 फरवरी तक का समय है। माननीय न्यायमूर्ति श्री PK कौरव साहब ने अपने आप को व्रत रखा है, क्योंकि पूर्व में जो 45 प्रकरण है उनमें वो एज एडवोकेट जनरल अपीयर होते रहे हैं। चूँकि ये याचिका भी उसी सब्जेक्टेड मैटर से संबंधित है, इसलिए उन्होंने अपने आप को व्रत करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आदेश किया है कि उपरोक्त प्रकरण किसी अन्य बेंच में लिस्ट हो जिसमें माननीय न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव जी उसमें न्यायाधिपति ना हो, और इसकी अगली सुनवाई 10 फरवरी नियत की गई है। इस बीच रायपुर से भी एक बड़ी खबर, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। राज्यपाल से आज शाम 6 बजे प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी। जगदलपुर में PM आवास योजना के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है बीजेपी ने और एक बड़ा प्रदर्शन भी कल देखने को मिला था। राज्यपाल से उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग भी आज बीजेपी के नेता करेंगे। तो धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारी समेत पीड़ित पक्ष के सदस्य भी इसमें शामिल रहेंगे। तो राज्यपाल से आज बीजेपी के नेता मिलेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की वारदात हुई है। अश्वनी नगर इलाके में देर रात युवक को चाकू मारा गया है। आपसी विवाद के चलते चाकू से हमला किया गया। सड़क पर दौड़ाकर चाकू से कई वार किए गए और गंभीर हालत में युवक अंबेडकर अस्पताल में भर्ती है। आरोपी फरार है। आजाद चौक थाना इलाके की एक घटना है।
चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। राजधानी रायपुर में फिर एक बार चाकूबाजी हुई है। अश्वनी नगर इलाके में देर रात युवक को चाकू मारा गया है। तो आपसी विवाद के चलते हमला किया गया। चाकू से सड़क पर दौड़ा कर चाकू से कई वार किए गए। गंभीर हालत में युवक का मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी फरार हो गए हैं। आजाद चौक थाना इलाके की यह घटना है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3083 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक 10,12,781 संक्रमित पाए गए हैं और कल 4 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। अब तक 10,668 मरीजों की मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में कल 6,527 मरीज मिले हैं। तो अब तक 9,64,970 कुल मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,143 है। तो 3,083 मरीज मिले हैं और 6,527 मरीज ठीक हुए हैं। 4 की मौत हुई है। तो कुल एक्टिव केस इस वक्त 37,143 है। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1300 नए मरीज मिले और 10 मरीजों की मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटे में 3,570 लोग स्वस्थ हुए हैं और इस वक्त एक्टिव केस 11,426 है और कल प्रदेश में 38,074 टेस्ट हुए हैं और इस वक्त पॉजिटिविटी दर 3.41% है, यानी कि लगातार पॉजिटिव रेट जो है वो कम होता जा रहा है। चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आज घटनाक्रम होंगे, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिखिल बिहार भोपाल से और रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्टार, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो राजनीतिक घटनाक्रम में जो जगदलपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर ही लगातार माहौल जो गरमाया हुआ, राजनीतिक गरमाई हुई है। कांग्रेस जहां इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रही कि बीजेपी बेवजह इस मामले को तूल दे रही है और पीएम आवास योजना के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि लगातार वो इस मांग को उठाते आ रहे हैं कि पीएम आवास योजना में गड़बड़ी हो रही है, वहां पर माफियाओं का काम यहाँ पे चल रहा है। और इसी मामले को लेकर आज बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है राजभवन जाएगा, राज्यपाल से मिलेगा। हाँ, आपको बता दें कि लगातार बीजेपी जो है आक्रामक रुख अपना रखी है छत्तीसगढ़ में और जिस प्रकार से जगदलपुर की घटना हुई है उसके बाद वो फिर से आज कल जगदलपुर में प्रदर्शन भी किया गया था और आज राज्यपाल से मिलने का भी उनका प्रोग्राम रखा गया है। बीजेपी की एक डेलीगेशन है जो राज्यपाल से मिलेगा। इसके अलावा कोरोना की बात कर ले तो लगातार मामले कम हो रहे हैं यहाँ पर। नए मामले कल भी यदि पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो 1300 नए मामले आए थे और पॉजिटिविटी जो दर जो है प्रदेश की वो अब 4.5% से भी नीचे हो, माफ कीजिएगा 3.5% से भी नीचे हो चुकी है। तो ये एक राहत वाली बात है। हालांकि मौत की संख्या जैसे हम देख रहे हैं कि मौत बहुत ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन कॉन्स्टेंटली मौत की संख्या भी हो रही है, मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति बन रही कि कोरोना के मामले तो कम हो रहे हैं लेकिन मौत जो होने वाली उससे है वो कम नहीं हो पा रही है। इस पर भी लगातार गवर्नमेंट जो मॉनिटरिंग कर रही है और बकायदा ऑडिट के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये कुछ तमाम खबरें रहेंगी जो भी दिन भर में इनसे जुड़े हुए जो भी अपडेट आएंगे वो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल शिखिल, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में आज? देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो आज 11 बजे शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अवैध खनन को लेकर लगातार जिस प्रकार से प्रदेश सरकार पर सवाल उठ खड़े हो रहे थे उसे देखते हुए आज नए निर्णय लिए जाएंगे, नए प्रावधानों को मंजूरी यहां पर दी जा सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो जुर्माने का प्रावधान है उसको दुगना करने की बात यहां पर की गई है। रॉयल्टी के 15% के आधार पर जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और जिस प्रकार से वाहनों की रास्ता
आत्मसात करने की कार्रवाई यहां पर की जाती थी और उसको लेकर भी अहम निर्णय जो है वो लिए जा सकेंगे। अवैध भंडारण और अवैध उत्खनन को लेकर अब सरकार की सख्ती नजर आएगी। इतना ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार नई नीतियों निर्णयों के आधार पर काम कर रही थी और इसी को लेते हुए बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश भी दिया था और उसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 2 औद्योगिक क्षेत्रों के में प्लानिंग इसकी की गई है, जिसमें एक भोपाल और दूसरा भोपाल से ही जुड़ा हुआ सीहोर जिला। तो इन 2 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने संबंधी मंजूरी जो है वो दी जाएगी। शहरी अटल और जो अपने दूसरा मिशन जो चल रहा है, माफ कीजिएगा, शहरी अटल मिशन 2, इसको भी मंजूरी दी जानी है और इसे लेकर प्रस्ताव जो है वो नगरीय प्रशासन विभाग ने तैयार किया हुआ है और दूसरे चरण के आधार पर लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान जिस प्रकार से किया गया था उसको आज कैबिनेट में मंजूरी यहां पर दी जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि भोपाल में पुलिस अस्पताल की जो मांग थी, जो प्रस्ताव था, 50 बेडों का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो हाईटेक अस्पताल राजधानी भोपाल में पुलिस का बनाया जाना है, उसे लेकर भी मंजूरी दी जानी है। इसके अलावा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, कैबिनेट में इस विषय पर भी चर्चा होगी कि आखिर कुछ सख्तियां हैं, लगभग 8 ऐसी पाबंदियां हैं जो अभी भी लगी हुई हैं, उनमें से किन पाबंदियों को हटाना फिलहाल जो है उचित होगा, इसे लेकर निर्णय सरकार लेगी। और इसके अलावा खाद्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसके अंतर्गत जो अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं उन्हें लेकर मंत्री शामिल इसमें होंगे और साथ ही साथ इस बात की किया जाएगा कि जो मिलावट के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो चलित प्रयोगशालाओं का नया प्रयोग सरकार ने शुरू किया है उसे जिले तक कैसे पहुंचाया जाए। और अगर इससे इतर देखा जाए तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अमृत योजना के आधार पर जो 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें जल योजना के प्रोजेक्ट, पाइपलाइन और सीवरेज के प्रोजेक्ट, इन्हें लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। चलिए, तो तमाम बैठकें यानी बैठकों का दिन है आज मध्य प्रदेश में और तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां कपड़ों की दुकान में आग लग गई। अरिहंत कॉम्प्लेक्स की 4 दुकानों में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर 4 दुकानों में आग लग गई। अरिहंत कॉम्प्लेक्स की 4 दुकानों में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। प्रमोशन में आरक्षण के लिए गठित मंत्री समूह की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। मंत्री समूह ने कर्मचारी संगठन अजाक्स और सपाक्स के पाले में गेंद डाल दी और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गठित मंत्री समूह ने अजाक्स और सपाक्स दोनों को आपस में मिलकर उचित फैसला लेने को कहा है। इस मामले में अजाक्स के पदाधिकारियों ने विधि विशेषज्ञों के तय फार्मूले को लागू करने की बात कही। वहीं सपाक्स पदाधिकारियों ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। बैठक में नरोत्तम मिश्रा के अलावा जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। सपाक्स की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के.एस. तोमर बैठक में शामिल हुए, तो अजाक्स संगठन की तरफ से संगठन प्रमुख IAS J.N. कंसोटिया बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि पिछले करीब 5 सालों में हजारों अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए। जशपुर के दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 4 महीने पहले नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की शर्मनाक घटना की जांच लंबित रहने और पीड़ितों को आज तक मुआवजा नहीं मिलने पर उनके परिजन संस्थान के गेट पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए और दुष्कर्म पीड़ितों के परिजनों के साथ पूर्व मंत्री गणेश राम भगत भी मौजूद हैं। नाबालिग छात्राओं के परिजनों का आरोप है कि इस गंभीर मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते 4 महीने में भी जांच का काम शुरू नहीं हो पाया है। जशपुर पुलिस ने जांच के
बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां मामला विचाराधीन। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया है। बीजापुर के नेशनल हाईवे नंबर 63 भोपाल-पट्टनम मार्ग के चिन्ना कोटपाल टी पॉइंट से महज 400 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ की 153 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट समेत 4 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये जवान रूटीन एरिया डिमिनेशन के लिए निकले थे और ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल कर घायल जवानों को बाहर निकाला। एक जवान को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं घायल डिप्टी कमांडेंट प्रलवन विश्वास, एएसआई सदाशिव यादव और हवलदार राजीव रंजन को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। डिप्टी कमांडेंट प्रलवन विश्वास को देवनगर स्थित नारायणा अस्पताल और एएसआई सदाशिव यादव और हवलदार राजीव रंजन को एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक चेहरे और हाथ पैरों में ज़्यादा चोट होने के कारण जवानों की हालत गंभीर है। एरिया डोमिनेशन के दौरान वहाँ पर एक प्रेशर आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि डिप्टी कमांडेंट के साथ लोग घायल हुए हैं। राइट साइड के जो पैर में इंजरी हुआ है वहाँ फ्रैक्चर है और दोनों आंख में भी चोट लगा है। थोड़ा सीरियस है वो। अभी उनका सारे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, सीटी स्कैन और सारे वर्कअप चल रहे हैं और उनका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। बस्तर और दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर 3 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में एसपी सिद्धार्थ तिवारी और सीआरपीएफ के डीआईजी विनय कुमार के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में DAKMS अध्यक्ष दशरथ उर्फ कोटलू माडवी, मंगडू नुप्पो और मोटू कुरामी शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सली आईडी ब्लास्ट करने, पुलिस पार्टी पर हमला करने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 127 इनामी समेत 515 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसी तरह सुकमा जिले में भी स्थायी वारंटी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। कुकानार इलाके में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों की लगातार हो रही गिरफ्तारी और उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने, हितग्राहियों को पैसे वापस करने का सिलसिला तेज हो गया और इसी क्रम में कोर्ट ने गोल्ड की इंफ्रावेंचर लिमिटेड और डेसीड बेनिफिट एंड लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर संजयधर बड़गैया और संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए हैं। इससे मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का डायरेक्टर संजयधर बड़गैया को डीडी नगर थाना पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और उनकी संपत्तियों का पता करने के लिए कलेक्टर रायपुर ने कुर्की करने के लिए एक प्रतिवेदन देकर अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी डायरेक्टर के नाम की रायपुर स्थित जमीन जिसकी कीमत 81 लाख रुपए बताई जा रही है और साथ ही 37 लाख रुपए कीमत की राजेंद्र नगर इलाके में स्थित प्रोग्रेसिव पॉइंट स्थित 2 दुकानें कुर्की के आदेश दिए और अरविंद कुमार वर्मा ने की विशेष कोर्ट में आदेश जारी किए। इस तरह कोर्ट ने कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पुलिस का चिटफंड कंपनियों पर एक्शन जारी है और करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला सनसाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस रायपुर लेकर आई और बताया जा रहा है कि आरोपी सहित कंपनी के अन्य डायरेक्टरों ने प्रदेश के कई पीड़ितों को अपना शिकार बनाकर कंपनी में करोड़ों रुपए जमा कराकर साल 2019 में मुकुट नगर इलाके में ऑफिस बंद करके फरार हो गए थे। रायपुर में आजाद चौक थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर शातिर डायरेक्टरों की तलाश की जा रही थी। रायपुर पुलिस को सूचना मिली कि डायरेक्टर वकील सिंह बलौदाबाजार जेल में बंद है, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी कर मंगलवार को रायपुर लेकर आई और कोर्ट में विधिवत कार्रवाई पूरी कर गिरफ्तार किया और वापस बलौदाबाजार जेल भेज दिया।
आजाद चौक थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध था। सनशाइन इंफ्रा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का एक अपराध पंजीबद्ध था, चिटफंड कंपनी थी ये है। इसमें एक डायरेक्टर वकील सिंह नाम का था, जो कि बलौदा विहार के मामले में भी जेल में वहां निरुद्ध था। उसको प्रोडक्शन वारंट में आज यहाँ लाया गया था, विधिवत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आगे की कार्रवाई इसमें हम कर रहे हैं। बलरामपुर के सामरी थाना क्षेत्र में जंगली सुअर के हमले से महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला अपनी 4 साल की नतिन के साथ नाला पानी के जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, जहां से लौटते वक्त जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस दौरान नातिन की जान बचाने के लिए महिला उसे लेकर जमीन पर लेट गई। चीख पुकार के बाद जब ग्रामीण पहुंचे तो सुअर वहां से भाग गया। इसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। कितना दूर होता है यहाँ से? मंडला में नर्मदा जयंती पर निर्झरणी महोत्सव में अपना गायन प्रस्तुत करने पहुंची पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने मंडला से अपना पारिवारिक रिश्ता बताकर सबको चौंका दिया। मालिनी ने बताया कि मंडला से उनका सालों पुराना नाता है। मंडला उनकी मां का नैनीहाल है। उनकी मां की नानी मंडला की रहने वाली थी। मालिनी ने अपनी मां की नानी के घर और उनकी ओर से बनवाया गया धर्मशाला भी देखने के लिए पहुंची। बता दें कि दोनों भवन जर्जर हालत में है, लेकिन पुरानी यादों में खोकर मालिनी भावुक हो गई। करीब घंटे भर इन दोनों इमारतों का उन्होंने अवलोकन किया। मालिनी ने इस याद को संजोने के लिए इमारत की पुरानी खपरेल और कुछ लकड़ियों के टुकड़े भी रख लिए। मेरी माँ का ननिहाल है मंडला, और जहाँ तक मुझे पता है मेरी माँ सिर्फ एक बार आई थी। और नर्मदा जयंती है आज, ऐसे अवसर पे मुझे मंडला बुलाया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, संस्कृति विभाग द्वारा। तो मैं सबसे पहले तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी एमपी कल्चर डिपार्टमेंट का, और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगी। नर्मदा जयंती के मौके पर मां नर्मदा के प्रति धन्यता का भाव प्रकट करने के लिए प्रदेश के 11 जिलों में निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जबलपुर के भेड़ाघाट में भी निर्झरणी महोत्सव का आयोजन हुआ। भेड़ाघाट की सुरम्य संगमरमरी वादियों और नर्मदा के नजदीक निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान साधु संतों ने मां नर्मदा का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान खूबसूरत मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। आयोजन में लोक कलाकारों और गायकों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजनों की प्रस्तुतियां दी। भेड़ाघाट में जुटे पर्यटकों और नर्मदा भक्तों ने इस आयोजन का खूब लुत्फ उठाया। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।